तो कैसे हो मेरे दोस्त। तो राधे राधे आप सबको। वेलकम टू द 29 ऑफ जनवरी और आज की न्यूज़ की हम शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंडिया हैज सिक्योर्ड सेकंड रैंक इन द 2025 ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज। अब बात करते हैं अगर ये सेकंड पे है तो फर्स्ट पे कौन है। फर्स्ट पे एक्सेंचर है, यूएस की ब्रांड। बट अगर बात करी जाए इंडिया की तो लास्ट लगातार जो हमारी तीन ब्रांड्स हैं वो इंडिया की है, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिसेंटली धनंजय शुक्ला सर जो है ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ और प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस इज सेट टू बी होस्टेड एट गुजरात। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया हैज बीन रैंक फोर्थ एज द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। और अगर बात करी जाए मिलिट्री की मैन पावर की तो इंडिया इज एट सेकेंड नंबर। बात करी जाए अगर सबसे लास्ट में कौन है इस लिस्ट के तो वो है भूटान। एंड कह सकते हैं कि अगर किसी को ज़रूरत ही नहीं मिलिट्री की, इट मीन्स कि वो कंट्री अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड डेफिनेटली भूटान बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप कभी घूमने जाने का आपको प्लान बने तो भूटान ज़रूर ट्रैवल करना। अमेजिंगली ब्यूटीफुल, मेरा भी बहुत मन है कभी ना कभी वहाँ पे जाने का। तो बहुत अमेजिंगली ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट बात करेंगे आज की न्यूज़ के बारे में। ये जो थी ये रिवीजन की न्यूज़ थी। तो आज की न्यूज़ की बात करी जाए तो सबसे पहले हम डीप सीक के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चर्चा में चल रहा है ये। जिस तरीके से चैट जीपीटी आया था और उसने दुनिया हिला दी थी, उसी तरीके से अभी चाइना ने अपना एक एज यूजुअल अपना एक अफोर्डेबल बहुत ही सस्ता एक एआई लॉन्च करा है जिसका नाम है डीप सीक। अब चाइना की अगर बात करें तो चाइना के लियान विंगफेंग नाम के एक इंसान है और उन्होंने ये डीप सीक जो है नाम की जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट करी है। तो इसके बारे में अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करी जाए तो जो लियन वेंगफेंग है ये एक उस जगह से आते हैं चाइना के विच इज़ नॉट वेरी इकोनॉमिकली वेल ऑफ। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो इन्होंने एक एआई का हैज फंड भी लॉन्च करा था जिसका नाम था हुआंग फेंग क्वांटिटेटिव। और उसके बाद हाई फ्लायर नाम की भी इन्होंने एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी चालू करी थी जिसके अंदर $8 बिलियन के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थे। नेक्स्ट अगर बात करी जाए इन्हीं के बारे में ही तो फिर इन्होंने एक्वायर करे थे 10,000 एनवीडिया 800 चिप्स। बिकॉज अगर एआई की जब बात करते हैं तो एआई में जो जीपीयू होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसी के ही बलबूते पर जो हमारे एआई है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। तो इसका एक और जो एक क्या कहते हैं उसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नॉर्मली अगर 8 से 16,000 अगर जीपीयू के प्रोसेसिंग लगते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2,000 में यहाँ पर काम चल जाता है। और ये भी एक एफिशिएंसी का बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है और दिखता है कि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है चाइना के ये हमारे भाई साहब लियांग वेनफेंग। और इन्होंने एनवीडिया की चिप्स तो एक्वायर करे ही थे। फिर इन्होंने क्या करा था, जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के जो टॉप पीएचडी स्कॉलर्स थे उन सबको हायर करा था और उनको जो कंपेटिटिव सैलरी है उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी दी थी। तो इन्होंने जो अच्छा टैलेंट है वो एक्वायर करा था। मतलब ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले क्या क्या चीज़ें होती है जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे की होती है। सो आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत बहुत ज़्यादा एक मेन रोल प्ले करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट राइट टाइम पर राइट एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे को लगता है कभी बार लोग बोलते हैं ना कि यार अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो गई है, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, साल बर्बाद हो गया, फिर मेरी एज क्रॉस हो गई। तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। जो ज़्यादा सक्सेस मिलती है वो तभी मिलती है अगर आपने सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया अपनी समझदारी के साथ। तो वही चीज़ है जो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करती है। अदरवाइज लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ कभी खत्म नहीं होती, एक जाती है दूसरी ज़रूर आती है। तो उसी का यहाँ पर भी एग्जाम्पल है कि इन्होंने सही टाइम पर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी है। और अलावा अगर बात करी जाए अपॉर्चुनिटीज़ जो सही टाइम पर ग्रैब नहीं करते तो हमारे अमेजोन वाले भाई साहब है या फिर हमारे अलीबाबा वाले भाई साहब है। इन्होंने तो ज़िंदगी भर में कितने ज़्यादा स्टार्टअप्स करे, कितने सारे जॉब इंटरव्यूज़ दिए, अनलिमिटेड इंटरव्यूज, अनलिमिटेड स्टार्टअप्स में फेल हुए, तब जाकर इनका एक प्रोजेक्ट ये सक्सेसफुल हुआ। तो कंसिस्टेंसी जो है वो यहाँ पे रोल प्ले करती है। इसका एक और एग्जांपल अगर दें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब है, पंकज त्रिपाठी सर है, जिन्होंने काफ़ी लेट जिनको लाइफ में बहुत ज़्यादा फेम और सक्सेस मिला है। बट दैट डजंट मीन ना कि वो टैलेंटेड नहीं थे, कंसिस्टेंसी ने वहाँ पर रोल प्ले करा। तो आपको बस एक अर्ली सक्सेस मिल जाएगी अगर आप सही टाइम पर अच्छे से मेहनत करके आप अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लोगे। तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में। तो इंडिया और ओमान की मीटिंग हुई थी। तो ये वाली बेसिकली न्यूज़ से आपको बस ये पता होना चाहिए कि ओमान का कैपिटल और करेंसी क्या है, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट बात करेंगे डीपीआईटी के बारे में। तो अभी रिसेंटली इसने जेके ईडीआई के साथ एक एमओयू साइन किया। तो ये भी बस इतनी सी न्यूज़ है। जम्मू कश्मीर की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट बात करेंगे आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने साइन किया एमओयू विद इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड। बिकॉज अभी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए हुए थे यहाँ पर रिपब्लिक डे के लिए। तो बेसिकली उनका एक जो एग्रीमेंट है वो रिन्यू हुआ है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स।
और ये हुआ था क्योंकि अभी सेकंड हाई लेवल मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो एक रिपोर्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दी थी, तो ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी हमारे लिए रिवीजन का पॉइंट होगा। बेसिकली ये बताता है कि जो डिजिटल इकोनॉमी है वो 11.74% है अभी के हिसाब से, बट हम चाहते हैं कि जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट मिले, ताकि जो हमारे नेशनल इनकम का 1/5 है, दैट इज़ 20%, वो हमारे डिजिटल इकोनॉमी से ही कंट्रीब्यूट हो फॉर इन आवर नेशनल इनकम। तो बेसिकली डिजिटल इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। डिजिटल इकोनॉमी मतलब जिस तरीके से पहले आप फिजिकली बैंक में जाते थे पैसे वैसे जमा कराने, अब सब कुछ आप डिजिटल कर सकते हो। पहले आपको क्या करना होता था, फिजिकली इलेक्ट्रिसिटी पे करना होता था, अब आप सब कुछ डिजिटल कर सकते हो। तो जितनी भी चीज़ें जो कि पहले मैनुअली करी जाती थी, अब उसको आप फ़ोन से कर पाते हो, उसको आप मोबाइल या लैपटॉप से कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, डिजिटलाइजेशन हो गई। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। स्वामित्व की बात करते हैं, उसमें भी क्या है, डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ही तो है जो कि इंसान का होता है। भू आधार हो गया, कितनी सारी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिससे सारी की सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं। उसी तरीकों को, इसी को डिजिटल इकोनॉमी बोलते हैं। और जब भी कभी रेवेन्यू जनरेट हो तो हम चाहते हैं कि सिर्फ रेवेन्यू ही ना, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी तो हो रही है। जो लोग जो कि बैकएंड में काम करते हैं वो भी तो इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये सारे उनकी जो वो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनकी भी सैलरीज वगैरह पे होती है। तो इन सब से जो नेशनल इनकम का 20% पार्ट बनना चाहिए। तो ये हमारा इसमें फोकस है और इसी के लिए ये बेसिकली रिपोर्ट दी थी। ये और भी बताता है कि इंडिया का वर्ल्ड का 55% ऑफ जीसीसी जो है वो जो है ये इंडिया के पास है। अब जीसीसी क्या होता है, ये बेसिकली ये बताता है कि हमारे जो हमारे दुनिया में जितने सारे जो बहुत बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस देश है, उनका जो बैकएंड का जो सपोर्ट होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही प्रोवाइड करता है। मतलब सिर्फ एक कंट्री पूरे वर्ल्ड का 55% ऑफ बैकएंड जो है डिजिटल इकोनॉमी का वो देखती है। फॉर एग्जाम्पल आप सबको पता है कि इंडिया के कॉल सेंटर्स जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, और इंडिया इन्हीं की बदौलत ही सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। तो इसीलिए ही जो सर्विस सेक्टर है, जो कॉल सेंटर है, बिकॉज हमारे यहाँ पर बहुत उनको सस्ते में लोग मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा सस्ते हैं इसका मतलब ये है बस अमेरिका का जो वहाँ का रहन सहन है, जो कि लाइवलीहुड है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी देखी जाए तो वहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा लिविंग कॉस्ट जो है ज़्यादा है। इसकी वजह से वहाँ के लोग जो उनकी ज़रूरत ज़्यादा है, इसकी वजह से अगर आपको वहाँ पे पे करना है तो आपको लोगों को भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। बट एज़ कम्पेयर टू दैट इंडिया में हमारा जो परचेजिंग पावर पैरिटी है विद कंपैरिजन विद यूएस, तो वो थोड़ा कम है। तो यहाँ पे खर्चे कम है, इस वजह से यहाँ कम सैलरी में भी लोग बड़े खुश हो जाते हैं। इसी वजह से वो प्रेफर करते हैं कि इंडियन लोग जो है, और हम डेफिनेटली बेटर सर्विसेज भी देते हैं। अगर आप कभी अगर आप कभी अमेरिका जाओ और इंडिया के कॉल सेंटर को फ़ोन करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेंगे। और अमेरिका में अगर बात करोगे तो वो बहुत ज़्यादा खड़ूस होंगे। वेल दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। खैर, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूज़। त्रिपुरा हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू साइन एमओयू विद आईआईटी मद्रास का जो भाषिनी प्लेटफॉर्म था, एक एआई टूल था जो बेसिकली ट्रांसलेट करता है किसी भी कंटेंट को अलग अलग लैंग्वेजेस में। सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा है बट बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, और इंडिया के अंदर ही देखा जाए तो कितनी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस है, जितने स्टेट्स में उससे ज़्यादा लैंग्वेजेस ही हैं। इसीलिए भाषिनी जो है इसकी इंटीग्रेशन हुई है त्रिपुरा के साथ। तो अब त्रिपुरा की कोई भी अगर वेबसाइट होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, अगर उसको आगे डिसेमिनेट करना होगा पब्लिक में तो भाषिनी के साथ ही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अब, इंडिया ज्वाइन यूरोड्रोन। यूरोड्रोन बेसिकली ये एक तरीके का एयरक्राफ्ट सिस्टम है जिसका नाम है मीडियम आल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। बेसिकली ये मैनेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्ममेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, और उसके अंदर इंडिया हैज़ ज्वाइंट एज एन ऑब्जर्वर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेलारूस के लीडर लुकाशेंको हैज़ वॉन द इलेक्शन फॉर द 7th टाइम। तो अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। कहाँ के हैं ये, बेलारूस के हैं, और नाम के इनका लुकाशेंको। नेक्स्ट बात करेंगे, अमोन सर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम। बेसिकली इसके जो पहले के जो हेड थे वो थे हमारे डॉक्टर वी नारायणन सर। तो बेसिकली वो बन चुके हैं इसरो के चीफ पहले कौन थे, सोमनाथ सर। तो सोमनाथ सर को रिप्लेस करा वी नारायण सर के ने, और वी नारायणन सर को जो कि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के हेड थे उनको रिप्लेस किया है एम मोहन सर ने। तो ये जो ट्रेल है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे 38 नेशनल गेम्स को पीएम सर ने इनॉग्रेट किया है महाराणा प्रताप स्टेडियम में इन देहरादून में। और देहरादून की अगर बात करी जाए तो इट कम्स इन उत्तराखंड, और उत्तराखंड में यूसीसी जो है वो लागू हो चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत टाइम से बात चल रही थी बट फाइनली इसको इम्प्लीमेंट करा जा चुका है। इस बार की जो थीम होने वाली है इस नेशनल गेम्स की, उसका नाम है ग्रीन गेम्स। सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पर भी प्रमोशन मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, सीतारमन जी को ये एडवाइस दी गई है कि जो भी हमारे बैंक्स और एनबीएफसीज के ऊपर जो पेनल्टी के चार्जेस लगते हैं उसके ऊपर जीएसटी ना लगाया जाए। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर आपने कभी कहीं पर
प्रॉफिट गेन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे टैक्स देना पड़ता है, और जब कभी लॉस करते हो तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पर बात चल रही है कि जब कभी बैंक या एनबीएफसी आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगाता है ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ ईएमआई लोन्स या किसी भी तरीके की कोई पेनल्टी हो, तो उस पर जीएसटी ना लगाया जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है जिसका नाम होने वाला भारत टेक्स 2025। जब हम इसकी बात करते हैं, ये दिल्ली में ही होने वाला है, दिल्ली नोएडा के अंदर ही होगा और 14 फरवरी के आसपास से शुरू हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर आएगा ये। और अगर बात करी जाए तो हमारे जो भारत टेक्सटाइल की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए हमारे पास एक विजन है। वो विजन ये है कि 5F उसको बोलते हैं, तो उसके अंदर 5Fs आता है जिससे हमारा बिल्कुल एक ओरिजिन से लेकर एक एक्सपोर्ट तक का हमारा सफ़र तय हो सके। तो ये है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फैब्रिक फॉरेन। तो ये बेसिकली 5F है। और हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोड्यूस है वो फार्म से, जहाँ से उसका बिल्कुल नेचुरल रिसोर्स से हम उसको कलेक्ट करते हैं, वहाँ से लेकर हम इतना ज़्यादा उसको बेहतर बनाएं कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर पाए। बिकॉज अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होगा हमारा वो एक्सपोर्ट से ही होगा। अगर हम खुद ही बनाएंगे और खुद ही कोई बेचेंगे तो उससे उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। ये सब आप लोग भी जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड, जो कि एक बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो दैट हैज़ बीन गिवन टू जसप्रीत बुमराह सर, बिकॉज उनको बुलाया गया है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इसी की तरह एक विमेंस का भी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है जिसका नाम है रेचल हेहो फ्लिंट, ये जो ट्रॉफी है ये दी गई है हमारे न्यूजीलैंड की एमिलिया केयर मैम को। नेक्स्ट बात करेंगे, इसरो ने लॉन्च किया है अपना हिस्टोरिक 100th मिशन, जिसके बारे में हमने इस न्यू ईयर से भी पहले हमने बात कर ली थी कि ये जो है वो उसकी अनाउंसमेंट हो गई थी, बट ये फाइनली आज जो है लॉन्च हो चुका है श्रीहरिकोटा से, जहाँ से मोस्टली जो भी हमारे स्पेस मिशन है वो लॉन्च होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इज गिवन बाय प्रथम बेसिकली एक एनजीओ है और ये हर साल ये रिपोर्ट देती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रिपोर्ट है। इसके अंदर ये बताया जा रहा है, बेसिकली ये चीज़ ये देखती है कि जो हमारे क्लास 2 लेवल की जो बेसिक बहुत ही बेसिक जो बुक्स है वो कितने प्रतिशत लोग जो या कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो कि क्लास 2 से भी ऊपर हैं बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू रीड इट कॉम्प्रहेंसिवली, या फिर उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। और अगर इसकी बात करी जाए इसके अलावा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक मैथ्स भी नहीं आती है, जो भी क्लास 2 की मैथ्स भी नहीं आती है और जो भी क्लास 3 क्लास 5 पर है। तो बेसिकली वही डाटा शो करता है और ये चीज़ हमें ये चीज़ बताती है कि हमें कितनी ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें अपने छोटे बच्चों को जो हमारी फाउंडेशन है उस पर स्ट्रॉन्ग उनको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि हमारे कई सारे दोस्त हैं, फिर आप भी होगे, जो मैं खुद भी था, कि जब भी हम कभी स्टार्ट करते हैं पढ़ाई तो फिर हम अपने फाउंडेशन से ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। हम दिल लगता है कि यार अभी एग्जाम आने वाला है, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, पहले इसको पकड़ो, फिर वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, पहले उसको पकड़ो। तो यार ये वाला एग्जाम आ गया, पहले मैं इसका मॉक दूंगा, ये वाला एग्जाम आ गया फिर उसका मॉक दूंगा। मॉक्स आते रहेंगे, लोग अपना काम करते रहेंगे। एक आईएएस एस्पिरेंट था जिसका मैंने एक छोटा सा शॉर्ट देखा था और मुझे बड़ी अच्छा लगा था। वो बहुत एरोगेंटली बोलता है, बट हमारा पॉइंट है कि उसमें से जितना हम आउटपुट निकाल सकते हैं वो निकाले। तो वो बोलते हैं कि मुझे सिलेबस बता दो, मुझे कोना दे दो और मुझसे कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करवा लो। थोड़ा सा इसमें एरोगेंस लगता है, लेकिन उस बंदे का बहुत अच्छी उसने हमें ये बात सिखाई है कि अगर आप दुनिया को भूल जाओ कि दुनिया में क्या चल रहा है, बस एक कोना दे दो और जितनी भी किताबें पढ़नी है मुझे वो दे दो बस, और मेरे को अकेला छोड़ दो। तो इससे हमें पता चलता है कि दुनिया में कुछ भी चलता रहे, किसी और से कंपटीशन चले चले वो ठीक है, वो एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट होती है, दैट्स ओके, बट वी हैव टू बी वेरी क्लेवर व्हेन इट कम्स टू क्रैकिंग अवर एग्जाम्स एंड क्वालिफाइंग इन अवर लाइफ। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आसपास को ऑब्जर्व करो बट उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो, ठीक है। तो कंपटीशन चलता रहेगा, एग्जाम्स आते रहेंगे, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, अगेन अपॉर्चुनिटीज़ ये सारी आती रहेंगी, लेकिन अगर आप हर अपॉर्चुनिटी के साथ अपनी दिशा बदल दोगे तो फिर आपकी दिशा पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तो इसलिए अपने गोल से एकदम हमें सतर्क रहना, अपने फाउंडेशन को हमें स्ट्रॉन्ग रखना। और इसी के साथ ही हम ये जो एसर रिपोर्ट है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि बेसिकली 6.5 लाख चिल्ड्रन का सर्वे हुआ था और उससे पता चला कि 76% ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट्स, 55.2% ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स, 32.5% ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट्स स्टिल कैन नॉट रीड एट क्लास 2 लेवल। तो ये अपने आप में बहुत ही एक दर्द भरी न्यूज़ है मेरे लिए। तो ओवर 66% ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स स्ट्रगल विथ सिंपल मैथ्स। खैर दैट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्लास 3 एंड क्लास 5, इवन क्लास 10 क्लास 12 स्टूडेंट्स स्टिल स्ट्रगल विथ सिंपल मैथ्स। तो ये तो खैर ज़रूरत है इस चीज़ पे ध्यान देने की। इसी के चलते ही फंक्शनल लिटरेसी वाली जो न्यूज़ थी वो भी हमने काफ़ी टाइम पहले कवर करी थी, क्योंकि लद्दाख हैज़ बिकम द फर्स्ट फाइनेंशियल लिटरेट स्टेट। तो उसके अंदर ये फंक्शनल लिटरेसी की बात करी जाती थी कि जो भी हम पढ़ाते हैं या जो भी आप कोई पढ़ते हो, क्या उसको आप एक्चुअली में कॉम्प्रहेंड कर पाते हो और उसको अमल कर पाते हो। लोग सत्संगों में तो बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन अगर कोई एक भी इंसान एक भी सत्संग कभी उसको
ऑब्जर्व कर ले और उसके बाद उस चीज़ को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर ले, तो उसकी वैसी लाइफ पूरी चेंज कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव निपुण नाम की एक स्कीम होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो वो बेसिकली यही चीज़ इंश्योर करता है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो उनको एक्चुअली में समझ आए। निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से समझ आए, और इसके लिए वी नीड गुड टीचर्स एंड इसलिए वी नीड टू ब्रिंग अ चेंज इन टू द सोसाइटी। इसलिए आप जब भी कभी पढ़ो तो ये सोच के पढ़ो कि आपको आगे किसी को पढ़ाना पड़ सकता है, और पढ़ाना चाहिए कोई भी आपका छोटा हो, क्योंकि वहीं से एक होता है कि मेरे एक सर थे, उन्होंने मेरे को पढ़ाना सिखाया था, मतलब पढ़ना सिखाया था, मैं ये बोलूँगा। उसके बाद से कोई टीचर हो या ना हो मुझे उन शिक्षे से फ़र्क नहीं पड़ती, क्योंकि मैं खुद पढ़ सकता हूँ, मेरा खुद पढ़ने का मन करता है। तो एक अच्छा टीचर वही होता है जो आपके अंदर पढ़ने का एक कीड़ा जो है वो जगा दे, ये नहीं कि सिर्फ आपको एक चीज़ पढ़ा दी और आगे चला जाए। और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी आपका जूनियर हो तो वो आपसे कुछ पूछे तो इस तरीके से आप उसको समझा दो कि उसको समझ के मज़ा ही आ जाए। तो ये हम सबकी मेरे को लगता है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसलिए आपका पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आज तो ये न्यूज़ विद माई व्यूज़ का आधा तो हिस्सा ज्ञान में ही चला गया बस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। कोई भी अगर बात करनी हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट डू ज्वाइन द कूल स्कूल ऑन टेलीग्राम, एक बार जरूर ज्वाइन करना, बाकी आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच। बाकी वहाँ पे रिवीजन वगैरह होती रहती है, तो आपको वहाँ पे फुल फ्लैश्ड अच्छा खासा एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।